जो दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को मैं पहले डिफाइन कर चुकी हूँ, दोबारा इसको करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है? हमने कहा जब कोई भी एसेट को आप कंटिन्यूस बेसिस पे यूज़ करते रहते हो तो उसकी वैल्यू, उसकी लाइफ कम होना शुरू हो जाती है। जितना वो एसेट यूज़ होगा उतनी उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो डेप्रिसिएशन क्या है? किसी भी एसेट की वैल्यू में कमी को, उस एसेट के यूज़ करने की वजह से जो उसकी वैल्यू कम हो रही है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगर इसको डिफाइन करें, डेप्रिसिएशन is the gradual decrease in the efficiency of an asset या value of an asset expressed in monetary term because of its usage and wear and tear। लेकिन जब भी कोई एसेट को आप इस्तेमाल करते हैं, सपोज अगर आप एक मशीन ही ले आते हो घर में कपड़े धोने वाली, जब लेके आएंगे तो हर सामने का आप उसको यूज़ करते रहते हो। एक साल गुजरा, क्या उसकी वैल्यू वही होगी जब हमने खरीदी थी? ऑब्वियसली नहीं, हमने तो उसकी वैल्यू कम हो गई होगी उसको इस्तेमाल कर करके। जो उसकी वैल्यू जितनी कम हुई है, जो कमी आई, उसे हम किस चीज़ का नाम देंगे? डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन कास्ट की बात करें कि डेप्रिसिएशन क्यों होती है, किस वजह से होती है, हमने कहा इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, वजूहात हो सकती हैं। कुछ इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है। इंटरनल अगर इसकी कॉजेज की बात करें, हमने कहा इंटरनल कॉज क्या है? हमने कहा दो हो सकती हैं। पहले तो ये हो सकती है कि वियर एंड टियर। वियर एंड टियर कहते हैं कि आप जब भी किसी एसेट को यूज़ कर रहे हो, कंटिन्यूस बेसिस पे जब उसको यूज़ करते हैं तो उसे वियर एंड टियर, हमने कहा उससे उसकी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है, वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है। अगर मशीन है सिंपल या बिल्डिंग है, हमने कहा अगर घर को यूज़ कर दे रहे हो, सीमेंट उखड़ना शुरू हो जाता है, टाइल्स उखड़ना शुरू हो जाती है, सारी क्या, इसको क्या नाम देते हैं? वियर एंड टियर से। और वियर एंड टियर कब होती है? हमने कहा जब कोई भी एसेट कंटिन्यूस बेसिस पे मुसलसल आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो वियर एंड टियर होगा। दूसरा देखा, एसेट की वैल्यू एक और रीजन की वजह से भी कम हो सकती है, जिसे नाम देते हैं हम डिप्लीशन का। डिप्लीशन क्या है? डिप्लीशन ये है कि हमने कहा ये नॉर्मली उन एसेट्स पे होती है जिनको हम कंटिन्यूस इस्तेमाल करते रहे तो एट द एंड ऑफ द डे वो खत्म हो जाते हैं, वो रहते ही नहीं, एसेट ही बाकी नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माइंस की बात करें या ऑयल वेल में से ऑयल निकालने की बात करें, हमने कहा अगर जैसे खियोड़ा नमक निकालते जा रहे हैं, एसेट है ना कंट्री के लिए, उसमें खियोड़ा काम से हम नमक निकाल रहे हैं, तो हमने कहा एक दिन आएगा नमक टोटली खत्म हो जाएगा। तो उस चीज़ को क्या कहेंगे? वो एसेट्स जिनको जब कंटिन्यूस बेसिस पे यूज करते रहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे उनकी वैल्यू कम खत्म हो जाती है, तो उसे डिप्लेशन कहते हैं। हमने कहा ये दोनों भी डेप्रिसिएशन का काज बनती हैं। एक और कुछ होती है एक्सटर्नल रीजंस। एक्सटर्नल रीजन में क्या आ जाती है? ऑब्सोलेंसेस। ऑब्सोलेंसेस क्या होता है? हमने कहा जब आप सपोज आपने एक मशीन खरीदी है, 4000 के अगर खरीदी है, हमने कहा कुछ देर बाद या एक माह बाद उस मशीन का नया मॉडल आ गया मार्केट में जो कि 5000 के है। अब हमने कहा जो एक महीने पहले मशीन हमने 4000 की खरीदी थी, क्या आज उसकी वैल्यू एक माह बाद 4000 ही रह गई होगी? हमने कहा जब नहीं, ऑब्वियसली बहुत कम हो गई होगी। अभी हमने इतनी इस्तेमाल भी नहीं की, लेकिन फिर भी वैल्यू उससे भी ज़्यादा कम हो गई होगी। वजह क्या थी? मार्केट में नया मॉडल आ गया था। तो जब नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी की कीमत ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, तो ये भी उसकी रीज़न हो सकती है। या हमने कहा एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, आग लगी मार्केट बिल्डिंग में और उसके आगे हमारी सारी चीज़ें ख़राब हो गई, तो ये एबनॉर्मल लॉस आ जाता है। अच्छा, डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने कहा ये लॉस होता है, एक तरह का बिजनेस का एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन खर्चा होता है ना, हर साल हमारा लॉस हो रहा है, हमारी मशीन की वैल्यू कम हो रही है, तो कम होने का क्या है? हमारा लॉस ही ऑटोमेटिकली। इसको क्यों क्रिएट करते हैं, इसको हम क्यों चार्ज करते हैं?
ये नॉर्मली हमें अगर याद हो तो हमने कहा इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि अपने प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस करते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है डेप्रिसिएशन का प्रोविजन क्रिएट करने की? प्रोविजन क्रिएट कर रहे थे ना कि हमारी मशीन इतनी कम हो गई, इस साल हमने इस्तेमाल किया, उसकी वैल्यू इतनी कम हो गई है। ये एस्टिमेशन नहीं होती है, एक तरह की एग्जैक्ट नहीं होता कि कितनी वैल्यू कम हुई है। हमने कहा डिफरेंट रीजन हो सकती हैं कि हम डेप्रिसिएशन क्यों निकालते हैं। वजूहत क्या थी डेप्रिसिएशन की, वो मैंने आपको बताई हैं। इसकी जो प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट होते हैं ना, अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट हम साइड पे रख देते हैं। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन लिखते हैं एक्सपेंस की साइड में, इट मीन दैट कि डेप्रिसिएशन के हेड के अंदर हम कुछ प्रॉफिट में से कुछ वैल्यू निकालते हैं, उसको साइड पे रख लेते हैं। सपोज प्रॉफिट में से जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू थी 400 थी, हम इतने निकाला, साइड पे रख लिया, उसको डेप्रिसिएशन का नाम दे दिया। क्यों करते हैं? पहली बात तो ये हमने कही है बिजनेस का क्या होता है, लॉस, और करेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें इस लॉस को कंसीडर करना जरूरी है ताकि हमें सही पता चले ना, वैल्यू पता चले, इसलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड रीजन ये हो जाती है कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो निकालनी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने पे कितने पैसे लगे हैं, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो डेप्रिसिएशन तो मशीनरी की होती है ना, मशीनरी तो इस्तेमाल ही हुई है, जितनी उसकी वैल्यू की जितनी वैल्यू इस्तेमाल हुई है वो भी तो शामिल करना ज़रूरी है ताकि सही कॉस्ट निकाली जा सके किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट की, फिर सही से वैल्यू पे सेल की जा सके, इस वजह से भी इसको इंक्लूडेड करते हैं। फिर हमने कहा एक और चीज़ होती है एसेट की ट्रू वैल्यू भी फाइंड आउट कर सके ऑफ एसेट। अगर डेप्रिसिएशन निकालेंगे ही नहीं तो हर साल जो बुक में एसेट की वैल्यू आ रही होगी वो ज़्यादा ही होगी, हमने तो वैल्यू कम ही नहीं कर रहे, हम तो कंसिडर ही नहीं कर रहे इस चीज़ को, जबकि एसेट तो यूज़ हो रहा है, उसकी वैल्यू हर साल कम हो रही है। दैट्स वाई इसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। फिर एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, हमने कहा रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। एसेट को आप इस्तेमाल करते रहते हैं। सपोज हमने नई मशीन ली थी कपड़े धोने वाली, वॉशिंग मशीन ली, 4000 की खरीदी, हर साल ये इस्तेमाल होती है, हर साल इसकी वैल्यू कम होती है। हमने कहा सपोज 2 साल या 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स मशीन इस काबिल नहीं रहती कि अब काम कर सके, ख़राब हो गई, अब नई मशीन लेनी है, पैसे कहाँ से आए? तो हमने कहा या तो नए पैसे लेके आए, कहाँ से पैसे लेंगे? आप किसी से उधार पकड़ोगे या पैसे डालोगे, मशीन लोगे। सेम यही हाल बिजनेस का। हमने कहा बिजनेस भी तो मशीन्स यूज़ करता है ना, तो वो मशीन्स ख़राब हो जाए तो कहाँ से पैसे ले? बैंक से लोन ले, नए पैसे डाले, अपने पास नया कैपिटल इंट्रोड्यूस कराए, मशीन खरीदे। इसीलिए डेप्रिसिएशन क्रिएट करते हैं ताकि हर साल प्रॉफिट में से कुछ पैसे निकाल के साइड पे रखते जाते हैं ताकि जब मशीन ख़राब हो जाए तो उन्हीं पैसों से हम नई मशीन खरीद लें, इसीलिए डेप्रिसिएशन क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, डेप्रिसिएशन मशीन पे या बिल्डिंग कैसे चार्ज करते हैं और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, वो करते हैं। मेथड कौन सा डेप्रिसिएशन चार्ज करने के? कोई भी मेथड हो, हमें डेप्रिसिएशन के लिए 2-3 टर्म यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो हमारे यूज़ करते हैं वो है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट। कॉस्ट नॉर्मली क्या कहते हैं, वो कीमत जिससे वो चीज़ ली है, कॉस्ट नॉर्मली यही होती है ना। डेप्रिसिएशन के टर्म में किसी एसेट की कॉस्ट क्या है, जितने का एसेट खरीदा है, यानी उसकी परचेजिंग प्राइस। अगर सपोज हमने एक मशीनरी खरीदी है, कितने की खरीदी है जी? 40,000 की। कॉस्ट में क्या क्या शामिल है? उसकी परचेज प्राइस शामिल है, यानी 4,000 की खरीदी है, 40,000 की ये परचेज प्राइस, प्लस कुछ और चीज़ें भी शामिल होती हैं। एक होती है उसकी कैरिंग वैल्यू। मशीनरी की हमारे बिजनेस के ऑफिस के अंदर पड़ी हुई थी, नहीं किसी ने किसी गोदाम से खरीदी होगी, किसी जगह से खरीदी होगी, हमने कहा उस मशीनरी को वहाँ से अपने ऑफिस में लाने के लिए या जहाँ पे हमने लगानी है मशीनरी वहाँ तक लाने के लिए किराया भी दिया, उसको कैरिंग कॉस्ट कहते हैं, वो भी इस कॉस्ट का पार्ट होती है। सपोज हमने 500 रुपया किराया दे दिया, फिर क्या मशीन खुद ही खुद लग जाएगी? मैंने कहा ऑब्वियसली नहीं, उसको लगाने के लिए लोग चाहिए, मजदूर चाहिए, इंजीनियर चाहिए होते हैं, साइम टाइम इतनी बड़ी मशीन्स होती हैं। तो हमने कहा उसको कहते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वो भी चाहिए होती है। अगर वो सपोज 1000 है तो ये तीनों को ऐड करेंगे, ये बन गया 41,500। अब ये हमारी क्या है? कॉस्ट। और डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट पे चार्ज की जाती है, पहले हम कॉस्ट निकालते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट। ये तो हो गया कॉस्ट।
फिर जो एक चीज हम देखते हैं वो है एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट। एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट। एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ का मतलब ये है कि वो एसेट कितने साल तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज जैसे मशीन ली है तो हमने कहा 4 साल तक, अगर गाड़ी ली है तो 5 साल तक वो यूज़फुल लाइफ, उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है हमारे लिए, वो यूज़फुल कब तक है, उसे कहते हैं एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ। फिर एक और कहते हैं, क्योंकि वर्किंग लाइफ आप करेक्टली तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना कितने साल तक ये यूज़फुल होगी, हम एस्टिमेट ही लगा सकते हैं। फिर लगाते हैं एक और चीज़ करते हैं, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, या इसको रेजिड्यूल वैल्यू भी कहते हैं। स्क्रैप वैल्यू क्या है, हमने कहा एक वक्त आता है मशीन काम ही नहीं करती, अब क्या चला रह जाता है, या तो उसको बेच दो, फ्री में किसी को दे दो, या वैसे ही वो जो अक्सर आए गाहक के घर में जब मशीन खराब हो गई, अक्सर लोग आते नहीं बाहर आपकी आवाज़ लगा रहे होते हैं कि वो जो किलो के हिसाब से लोहा ले रहे होते हैं कि अब तो मशीनरी किसी काम की नहीं रही, तो लोहे के भाव जो बिकते जो वेट के हिसाब से बिकती है, तो जिस पैसे पे वो बिकेगी वो उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी। यानी मशीन को इस्तेमाल करने के बाद जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है तो जिस वैल्यू पे आप सेल करते हो उसकी क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू या रेजिड्यूल वैल्यू होती है वो। इसको अगर कहें द प्राइस एट विच asset will be sold after working life। ठीक है, अच्छा जी, स्क्रैप वैल्यू नॉर्मली कैसे निकालते हैं, कॉस्ट। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन हमने कहा हर साल चार्ज होती है, हर माह नहीं होती, नॉर्मली हर साल होती है। कैसे इसको निकालते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, कॉस्ट सॉरी ये डेप्रिसिएबल वैल्यू। डेप्रिसिएबल वैल्यू क्या होती है कि हाँ जितनी आपकी यूजफुल लाइफ है उतने अरसे में आपके एसेट की क्या वैल्यू, कितना वो वैल्यू खर्च होगा, कितनी उसकी प्राइस कम हो सकती है हर साल यूज़ करके, उससे जो डेप्रिसिएशन आएगी वो पूरी यूजफुल लाइफ के दरमियान कितनी होगी, उसे डेप्रिसिएबल वैल्यू करेंगे। कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो, डेप्रिसिएबल वैल्यू हो जाती है। अब बात करते हैं मेथड की, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड कौन से, बहुत सारे मेथड हैं, हम सिर्फ 2 डिस्कस करेंगे जो बहुत फेमस मेथड है, 2 जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हम चीज़ों में वही तीनों रिक्वायर्ड है, कॉस्ट प्राइस रिक्वायर्ड है, उसकी डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएबल वैल्यू। इसमें क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड का मतलब ये है कि हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है उसकी अमाउंट फिक्स रहती है, उसकी पूरी वर्किंग लाइफ के दौरान उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स रहती है। हर साल इक्वली डेप्रिसिएट हो, इक्वल वैल्यू चार्ज करते हैं, इक्वल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। ठीक है, नॉर्मली कैसे निकालते हैं इसका, अगर आपको नॉर्मली डेप्रिसिएशन रेट में दी हुई होती है, हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे ना, P&L बनाया था जब, तो रेट में दी होती है डेप्रिसिएशन। अगर रेट में नहीं दी हुई तो इसमें कैसे निकालते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आती है वो हमारी क्या होती है, हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होनी होती है जिसको हम एनुअल डेप्रिसिएशन कहते हैं, वो वैल्यू आ जाती है। अच्छा, इसके अंदर आप कैलकुलेट करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का, डेप्रिसिएशन उसमें कैसे कैलकुलेट की जाती है। नॉर्मली क्या बनाते हैं, जिस भी एसेट की कैलकुलेट करनी होती है उसका नाम लिखते हैं। सपोज अगर हम मशीनरी की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ट बनाने लगे हैं, क्या लिखिए, मशीनरी अकाउंट, T फॉर अकाउंट के फॉर्म में ही होगा इसका, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। पार्टिकुलर रुपीज, पार्टिकुलर्स रुपीज। अच्छा जी, क्वेश्चन उसने हमें दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको याद हमने की थी कि जब कोई भी किसी भी चीज़
एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस होता है। और अगर हम सपोज मशीनरी की यहाँ पे कर रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा, और वैल्यू जितनी हम डेप्रिसिएशन की निकालते हैं। उसने कहा है कि ऑन 1 जनवरी 2002 मशीनरी परचेज की गई थी, 40,000 मशीन परचेज की थी, डेप्रिसिएशन का रेट 10% है। आप मशीनरी अकाउंट बनाओ 3 साल का स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। हमने कहा उसने मैं बता दिया, उसने मैं क्या क्या दे दिया। जब हमने मशीनरी परचेज की होगी क्या एंट्री पास की होगी, मशीनरी एसेट था, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश या अगर कैश पे किया तो कैश, अगर नहीं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट 40,000 से। हम अकाउंट किसका बना रहे हैं, मशीनरी का। मशीनरी क्या हो रही है, डेबिट, डेबिट साइड पे आएगा किसके अगेंस्ट, हमने कहा बैंक के अगेंस्ट, कितने वैल्यू से 40,000 की। ये हमने अच्छा सॉरी डेट का कॉलम लिखेंगे, एक इधर आएगा डेट का कॉलम, सॉरी दोनों साइड्स पे आएगा डेट कॉलम, इधर भी आएगा डेट का भी कॉलम आएगा। मैंने कहा कब परचेज की, हमने 1 जनवरी को की थी 2002 को, बैंक अकाउंट 40,000 से आ गया। डेप्रिसिएशन हमने कहा साल हमारा कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर 2002 को साल खत्म हुआ, मशीनरी पूरा साल इस्तेमाल की। हमने कहा इस्तेमाल करने से इसकी वैल्यू कम हुई, कितने कम हुई उसने रेट बता दिया, उसने कहा 10% कम हो गई है। 10% किसका लेना है, 40,000 का। हमने कहा जब 40,000 का 10% लिया तो वो आया 4,000, तो वो डेप्रिसिएट हो गया, डेप्रिसिएट। फिर क्या एंट्री पास करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, एक्सपेंस है, लॉस है, मशीनरी की वैल्यू इतनी कम हो गई तो उसको कम कर देते हैं 4,000 से। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन एट 10% रेट 4,000। साल खत्म हो गया, बैलेंस निकालेंगे, हमने क्या करेंगे, सिंपल जितनी उसकी वैल्यू है उसमें में से 4 साल माइनस कर दो, वैल्यू कम होगी ना इतनी, जो कम होके आई उसे क्या कहेंगे, बैलेंस कैरिड ऑन 36,000। एक साल पूरा हो गया, 40,000 इस साइड पे और 40,000 इधर, टोटल किया 40,000 इधर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर कब से स्टार्ट होगा, हमने कहा 1 जनवरी 2003 को नया साल स्टार्ट हो गया। पिछले साल का बैलेंस इस साल का ओपनिंग बन जाएगा, आ जाएगा बैलेंस प्रोडक्ट 36,000। अब साल खत्म हो गया, 31 दिसंबर आया 2003, हमें 3 साल का बनाना है। फिर पूरे साल की डेप्रिसिएशन करेंगे, सेम एंट्री यही पास होगी एट 10%। 10% किसका लेना है, 40,000 का ही लेना है। स्ट्रेट लाइन मेथड पे हर साल डेप्रिसिएशन उसकी कॉस्ट पे चार्ज होगी, आपने इसका ही 10% इस दफ़ा भी लेना है, तो कितनी आ गई 4,000। फिर बैलेंस निकाला 31 दिसंबर को, बैलेंस कितना आया 36,000 में से अब 4,000 माइनस किया, हमारे पास रिमेनिंग बचा 32,000। या गया 36,000 इधर आ गया टोटल में और 36,000 ही इधर आ गया। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने कहा 1 जनवरी 2004। पिछले साल का बैलेंस इस साल का ओपनिंग बन गया, बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ गया 32,000। साल खत्म हुआ 31 दिसंबर 2004 को। फिर पूरे साल की डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होगी एट 10%। किसका 10%, 40,000 का। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का ये रूल है कि डेप्रिसिएशन हर साल कॉस्ट पे चार्ज की जाएगी, जो टोटल कॉस्ट होगी, और हर साल इसमें डेप्रिसिएशन सेम रहती है। पहले साल भी 4,000 डेप्रिसिएशन, दूसरे साल भी 4,000 और तीसरे साल भी 4,000। फिर बैलेंस निकाला, यानी अब बैलेंस कैसे निकालना है, आपने इसमें से 4,000 माइनस कर देना, 28,000 आ गया। उसने हमें 3 साल का रिक्वायर्ड किया था, 3 साल का हमने उसको बना दिया। ऐसे बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर। अब बनाते हैं इसको दूसरा मेथड यूज करके। होप सो आपको समझ आई होगी। उसमें भी सेम यही है, डेप्रिसिएशन ऐसे ही चार्ज करते हैं, लेकिन हमने कहा उसमें रेट हर साल दूसरी वैल्यू पे लगाते हैं। दूसरे मेथड का नाम है हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
या डायमेंशन बैलेंस मेथड। उसको फिक्स इस वजह से कहा था, उसका नाम फिक्स इस वजह से था कि हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या थी, फिक्स रहती थी। ओके, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट कम होती जाती है। उसमें एसेट की वैल्यू तो कम हो ही रही थी, उसमें तो डेफिनेटली कम होना था, लेकिन आपने देखा ना डेप्रिसिएशन की वैल्यू हर साल 4,000 ही रही है, इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू हर साल कम होगी, इस वजह से इसे रिड्यूसिंग या डायमेंशन बैलेंस मेथड कहते हैं। फॉर्मेट सेम इसका भी वही है। सपोज अगर हम इसमें बना रहे हैं, क्वेश्चन है हमारे पास मशीनरी अकाउंट, पहले डेट का कॉलम, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ये डेबिट साइड होगी सेम टी अकाउंट की तरह, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, इसमें उसने हमें कहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने कहा 1 जुलाई को। अच्छा, आपने डेट याद रखनी है, अगर हम पूरे साल की है तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, अगर साल के दरमियान एसेट खरीदा है तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कर लेंगे। उसने क्या 1 जुलाई को असलम ने परचेज किया, सेकंड हैंड मशीनरी परचेज की है 18,000 की, और 2,000 उसकी रिपेयर पे लगा दिया। हमने कहा जो रिपेयर पे लगाया है वो भी उसकी कॉस्ट का पार्ट होते हैं। जब एंट्री हम करेंगे तो हमने क्या एंट्री की होगी, मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन क्योंकि हमने कहा इसी का पार्ट होता है तो ये भी इसी में ऐड हो जाएंगे। तो 18,000 प्लस 2,000, 20,000 की टोटल मशीनरी अब हमारी रही है हमारी 20,000, और कैश या बैंक अकाउंट हमने डेबिट कर दिया 20,000 से। डेबिट साइड पे आ गया 1 जुलाई, क्या आ गया हमारे पास, मशीनरी, सॉरी मशीनरी नहीं आएगा, ऑपोजिट आएगा, बैंक अकाउंट 20,000। अब देखो हमारा साल कब खत्म हो रहा है, साल हमारा खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। उसमें डेप्रिसिएशन का रेट हमें दिया हुआ है 10%। अब हमने कहा हमें तो इस पे 10% लगाना होता है, इसका 10% लेंगे तो आया 2,000, वो तो, लेकिन वो किसका रेट पर एनम होता है, यानी पूरे साल का होता है। क्या ये मशीन पूरे साल इस्तेमाल हुई है, हमने कहा नहीं, ये तो 1 जुलाई को खरीदी थी, जुलाई से दिसंबर तक कितने माह बनते हैं, हमने कहा 6 माह बनते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 और 12 से, जितने साल जितने माह इस्तेमाल हुई है डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12 पूरे ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो अब डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करेंगे एंट्री वही वाली रहेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट एंट्री वही रहेगी, उसके अकॉर्डिंग ही पास करेंगे आप लोग। अब जब 6 माह की इसमें डेप्रिसिएशन हमने निकाली तो वो आई 1,000। अब फिर बैलेंस निकाला, बैलेंस आया जी हमारे पास 20,000 में से 1,000 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 19,000। टोटल इधर कर देंगे 20,000, पहला साल कंप्लीट हो गया। ये लाइनिंग में आएगा मतलब हमारा एक साल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली वो जनवरी से होगा, 2002। बैलेंस आ गया ब्रॉडर, कितनी वैल्यू 19,000। फिर 31 को साल खत्म हुआ, डेप्रिसिएशन आ गई। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगले साल जो डेप्रिसिएशन होगी वो इस वैल्यू पे कैलकुलेट होगी। स्ट्रेट लाइन में तो हमने जो वैल्यू शुरू पे दी थी उसी पे कैलकुलेट करते रहे थे हर साल, इसमें इस वैल्यू पे होगी, और इस वैल्यू को कहते हैं हम बुक वैल्यू। जो वैल्यू हर साल बैलेंस जो आ रहा होता है उसको बुक वैल्यू कहते हैं। बुक वैल्यू का अगर फॉर्मूला कोई पूछे तो कहते हैं कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी हर साल की डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे बुक वैल्यू कहते हैं। बुक वैल्यू पे अब हमने 10% लेना है। अब क्योंकि पूरे साल की ले रहे हैं तो 6/12 से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें पूरे साल की लेनी है। पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 1900, इसका 10% लिया। फिर बैलेंस निकाला 2002, हमने का बैलेंस जब निकाला वो कितना आ गया, जब 19,000 में से हमने 1900 माइनस किया तो आ गया 17,100। बैलेंस क्या है डाउन 19,000, ये वाली वैल्यू आएगी जो इधर होगी 19,000 टोटल कर दिया। अच्छा, अब आ गया बस तीसरा साल। तीसरे साल 1 जनवरी को
2002 का बैलेंस ब्रॉडन कितना है हमारे पास 17,100। फिर वही साल ख़त्म हुआ 31 दिसंबर को, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की पूरे ईयर की, वो आ गई 17,100। बैलेंस निकाला सेम, इसमें से इसको माइनस करके 1710 आ गई, तो वो आ गई 15,390। 3 साल हो गए। उसने कहा चौथे साल हमने मशीनरी बेच दी। अच्छा, ये मैं ऊपर से रिमूव कर रही हूँ, आप इसके नीचे ही करोगे इसको, कोई जगह नहीं है। बैलेंस क्या आया था हमारे पास नेक्स्ट ईयर 2005 में 15,390। अच्छा, उसने कहा इस साल हमने ये रकम जनवरी को आया, उसने कहा इस साल 30 जून को, जब 30 जून आया हमने मशीन बेच दी। कितने की बेची? 13,600 की बेच दी। अब हमने कहा 6 माह तो मशीन इस्तेमाल की है ना, 6 माह की तो डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ती है। जब तक मशीन बेचते रहते हो या जब तक इस्तेमाल करते रहते हो आप डेप्रिसिएशन लाजमी कैलकुलेट करते हो। अब फिर डेप्रिसिएशन आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट को एंट्री वही पास होगी, लेकिन अब डेप्रिसिएशन कितनी माह की आएगी? क्योंकि 30 को बेची है तो 6 माह की आएगी। 6 माह इस्तेमाल हुई ना, 1 जनवरी से 30 जून तक कितने माह बनते हैं? 6 माह बाद 15,390 390 मल्टीप्लाई बाय 10%, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। हमने कहा जब कैलकुलेट किया तो ये आई है 770, इसकी वैल्यू आ गई जब इनको मल्टीप्लाई किया। अब हम बैलेंस तो निकाल नहीं सकते क्योंकि ये बेचती है। बेची कितने की है? हमने कहा 13,600। जब मशीनरी बेची होगी तो हमारे पास क्या आया होगा? कैश। अभी इसने कैश ही आया होगा ना, या बैंक में अगर जमा कराएं। ऐसे मशीनरी खत्म हो गई, चली गई हमारे पास से, ऐसा कम हो गया। 13,600 इधर आ गया और 13,600 इधर आ गया। मशीनरी कम क्रेडिट है तो यहाँ पे आ गया 30 जून को कैश काउंट कितने का? 13,600। अच्छा, अब हमने ये देखना मशीन तो हमने बेच दी, इधर हमें उसके बेचने में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, कैसे पता चलेगा? हमने कहा बुक वैल्यू आ रही है हमारे पास, उसमें से पहले इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। जब हमने इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस की, हमने कहा ये हमारे पास आ रही है 2641। इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस करके 30 जून को जो हमारी बुक के मुताबिक इसकी वैल्यू थी वो इतनी थी। हमने कितने की बेची? 13,600 की, यानी हमने कम पैसों में बेची, जबकि उसके कितने बन रहे थे? इतने बन रहे थे मशीनरी के। इसका मतलब है जो डिफरेंस आया वो हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है। हमारी बुक कह रही थी इतने की हैं, हमने उतने की बेच दी, कम बेच दी कम पैसों में, तो वो क्या है? लॉस। तो जून 30 को हमें जो लॉस हुआ है उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं ना, लॉस जो हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ये हमारा एक तरह का रिटर्न ऑफ, वहाँ पे लिख देंगे लॉस। कितना लॉस हुआ है? हमने कहा जो हमारी बुक के मुताबिक वैल्यू आ रही थी उसमें से ये माइनस कर दिया, तो माइनस किया तो आया 1020। ये हमें लॉस हुआ है 15,390 15,390। कैसे आप बुक वैल्यू अपनी निकालोगे? वही सिंपल बुक वैल्यू निकालनी है ना, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, ये आपकी बुक वैल्यू, आपकी बुक कह रही थी ये वैल्यू होनी चाहिए, हमने इसे कम पैसों में बेच दिया तो हमें लॉस हो गया। अगर इसे ज़्यादा पैसों में बेचते, सपोज 15,000 की बेच, तो वो प्रॉफिट होता, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही ट्रांसफर किया जाता। स्टूडेंट, ये था डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन, ये 2 मेथड हमने किए। डेप्रिसिएशन के प्रॉपर्टीज बुक में दी हुई हैं, चैप्टर नंबर ये हमारे पास है 19, उसमें आप देख लीजिएगा, कोई भी इशू हो तो उसमें डिस्कस कर लेंगे ग्रुप में। अच्छा, डेप्रिसिएशन, ये पहली बात तो फिक्स एसेट पे चार्ज होती है। फिक्स एसेट हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस किया तो उसमें एसेट और लाइबिलिटीज का मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिया था। तो फिक्स एसेट क्या, हमने कहा जो नॉर्मली लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए खरीदे जाते हैं, ये करंट एसेट पे चार्ज नहीं होती है। अच्छा, आपको याद हो तो मैंने वहाँ पे आपको एक और टर्म भी कराई थी, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। हमने कहा टेंजिबल जिनको टच फील कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट है, और जो जिनको टच फील या सी नहीं कर सकते वो इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते हैं, उस पर उसकी वैल्यू भी कम होती है। ऑब्वियसली हम उनको भी तो यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी एसेट, इसकी क्या आ जाती है, इसमें गुडविल आ जाती है हमारी, इनटेंजिबल है, देख नहीं सकते लेकिन एसेट होता है। इसकी एग्जांपल है, हमने कहा गुडविल क्या है? गुड नेम बिजनेस का। अगर बिजनेस काम अच्छा नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली गुड वैल्यू भी तो कम होगी, गुडविल भी, बिजनेस का नेम खराब होगा तो गुडविल भी कम होगी।
तो इसकी वैल्यू भी कम होती है, लेकिन उसको हम डेप्रिसिएशन का नाम नहीं देते, उसको जो कैलकुलेट करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। अमोर्टाइजेशन क्या है कि इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल इंटेंजिबल हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। ये हो गया टेंजिबल इंटेंजिबल अमोर्टाइजेशन। लायबिलिटी का ओवरव्यू मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी इशू हो, कोई भी मसला आप उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।